हाल ही में हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और 100 दिन पूरे होने पर हरियाणा सरकार की तरफ से अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। लगातार कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके द्वारा अब तक 100 दिनों में जितने कार्य किए गए उनकी प्रशंसा की गई, उनकी जानकारी दी गई। लेकिन विपक्ष का इस बारे में क्या सोचना है, इसको जानने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मौजूद हैं। सर, 100 दिन पूरे होने को लेकर विपक्ष कैसे देखता है, कितनी सफल सरकार रह पाई है या असफल रही है इन 100 दिनों में? किसी भी सरकार के लिए 100 दिन का समय कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, परंतु ये सरकार 100 दिन की नहीं, 10 साल 100 दिन की सरकार थी। और मुख्यमंत्री जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने जहां 100 दिन की बात की, वो 10 साल की जो उनकी उपलब्धियां थी वो उन्होंने जिक्र किया। परंतु अगर इन 100 दिन की ही चर्चा करें तो इन 100 दिन के अंदर जब सरकार बनी तो किसान की फसल मंडी में आई हुई थी। सरकार दावा तो करती है कि हमने 24 फसलों पे एमएसपी दी। वो 24 फसलें कौन सी हैं मुझे नहीं पता, हमारे इलाके में तो 2-3 फसलें ही होती हैं। उस समय धान की फसल मंडी में थी और धान की फसल के ऊपर एमएसपी देने में सरकार नाकाम रही। ये बात विधानसभा में भी मैंने उनको उठाई थी और उनको यहाँ तक कहा था कि आपके अपने जिले में 50 करोड़ रुपया किसानों की जेब से केवल नमी के नाम पे धान में निकला। उसके बाद बिजाई का मौसम आया, डीएपी की कमी आ गई, किसान को मौके पर नहीं मिली। यूरिया की जरूरत पड़ती है तो बाजार से यूरिया गायब हो जाता है। और इन 100 दिन के अंदर कलेक्टर रेट बढ़ाकर, ईडीसी के रेट बढ़ाकर, बिजली का फ्यूल सरचार्ज बनाकर लोगों पे बोझ डालने का काम किया। और 100 दिन में सरकार के इस समय अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। जी वही सर, लेकिन जिस तरह आपने किसानों की बात की है, सरकार तो यही कहती है कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी का है। विधानसभा में भी मुख्यमंत्री ने बार बार इसी बात को दोहराया है कि 24 फसलों पर हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है देश में जो एमएसपी दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, गजट नोटिफिकेशन करने से नहीं, एमएसपी कहने से नहीं। 24 फसलें हमारे तो इलाके में होती भी नहीं। हमारे जो इलाके में यहाँ जो फसलें मेन होती हैं, गेहूं की है और धान की है। और धान पे मैंने बताया कि सरकार नाकाम रही है। इस बारे में मैंने तो यहाँ तक भी कहा था कि विधानसभा की कमेटी बनाकर भी आप जाके पता कर लो किसानों से कि रेट मिला कि नहीं मिला। वही सर, एक बात और भी सीएम ने कही है कि लगभग 200 से ज़्यादा संकल्प उन्होंने अपने संकल्प पत्र में दिए थे। उसमें से इन 100 दिनों में अपने 18 संकल्प उन्होंने अब तक पूरे कर लिए हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड वो इसको अपनी मान रहे हैं। तो ये जो एक टेस्ट रहा है, इसको क्वार्टर फाइनल भी नहीं कह सकते, एक छोटा सा जो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार पास हुई है, फेल हुई है? 18 संकल्प उनका ये मानना है कि अब तक वो पूरे कर चुके हैं। मैंने आपसे पहले कहा है कि 100 दिन का समय किसी सरकार के लिए ज़्यादा नहीं होता, परंतु ये 10 साल 100 दिन की है। और जो संकल्प की बात है, जो भी पार्टी लोगों से वादा करती है और सत्ता में आती है तो उनको पूरे करने चाहिए। परंतु मैं मान के चलता हूँ कि जैसे 2100 रुपये लाडली स्कीम थी, सबसे मेन इनका वो था, आज तक उसका ये कोई ना बजट में प्रावधान है ना मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसी बात आई है। तो जो भी पार्टी सरकार बनने के बाद अपने वादे हैं उनको पूरा करना चाहिए और करने पड़ते हैं। सर, जिस तरह एक इशू अभी उठ रहा है यमुना को लेकर, एक बार फिर से दिल्ली और हरियाणा के बीच में इसे राजनीति का मुद्दा बना दिया गया। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि यमुना में जहर मिला रही है हरियाणा सरकार, और इसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने भी देर रात अपना बयान जारी किया। आज कई कैबिनेट मिनिस्टर्स, विधायक पंचकुला में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी बीजेपी के एमपीज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? विपक्ष का क्या सोचना है? केजरीवाल जी का बयान पूरी तरह से निंदनीय है और दोनों पार्टियां जो हैं दिल्ली के अंदर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश से जमुना का पानी दिल्ली को पीने के लिए जाता है और वो जो जमुना नदी जा रही है ना दिल्ली में, जिसका जिक्र केजरीवाल जी करते हैं कि जहर मिला दिया, उससे नहीं जाता। एक वेस्टर्न यमुना कैनाल है, वो मुनक से एक अलग माइनर निकालकर दिल्ली को पानी जाता है, पहले भी जाता था और आज भी जा रहा है। और जो केजरीवाल का बयान है पूरी तरह से गलत बयान है और निंदा करता हूं। और जो ये आज पंचकुला में सरकार इनकी है और यहीं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि दोनों
आपस में इस प्रकार की कुश्ती खेल रहे हैं कि जाके दिल्ली में फायदा मिल जाए बस। जी। वहीं सर अगर बात करें बजट सेशन की, अगले महीने जो है बजट सत्र भी होगा। बजट में आप क्या उम्मीद करते हैं हरियाणा सरकार से कि किस तरह का है जो बजट होना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि एक लोक लुभावन बजट सरकार लेकर आने में सक्षम है? बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका। हरियाणा प्रदेश के अंदर बजट जो है लगातार बढ़ रहा है। सरकार दावे भी करती है, और पिछला बजट जो था 1,80,000 करोड़ के करीब था, और अब की बार 2 लाख करोड़ के करीब आने की बात कही है। जब जब बजट बढ़ता है तो आप मान के चलो टैक्स कलेक्शन बढ़ती है। तो टैक्स कलेक्शन अगर सरकार की बढ़ रही है तो सरकार को इस बजट में लोगों को राहत देनी चाहिए। परंतु मुझे एक बात की हैरानी इस बात की है कि बजट बढ़ने के बावजूद कर्जा भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की कोई कमी है कि अगर जो बजट बढ़ेगा तो कर्जा घटना चाहिए था, अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो कर्जा घटना चाहिए था। कर्जा बढ़ रहा है, एक तरफ प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ 75% लोग बीपीएल में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में इस प्रकार की कमी नजर आ रही है। बिल्कुल। अब सरकार वैसे जब पूछा जाता है तो वो ये कहती है कि हमने इसके 1,20,000 से जो आय है वो 1,80,000 की है, इसलिए उसकी जो संख्या है वो कहीं ना कहीं इसमें बढ़ी है। बहरहाल अगर बजट सेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या एक बार फिर से, क्योंकि एक सत्र जो है वो बिना नेता विपक्ष के निकल चुका है, तो क्या बजट सत्र में कोई नेता विपक्ष का तब तक चयन कर लिया जाएगा? नहीं लगता आपको कि बहुत लंबा समय हो गया, हरियाणा में पहली बार इतना समय रहा है जब तक कोई नेता विपक्ष नहीं चुन पाया है? हरियाणा में पहली बार हो सकता है, परंतु देश में तो ऐसे बहुत चांस मिल जाएंगे। लंबे लंबे समय तक नेता विपक्ष के बगैर भी सरकार अपना विधानसभा और पार्लियामेंट चली है। परंतु मुझे उम्मीद है कि दिल्ली चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर भी सीएलपी लीडर बन जाए। लेकिन वजह आप क्या मानते हैं? पहले कहा था कि इससे पहले जो इलेक्शंस है उसमें सरकार उसमें जो है नेता बिजी हैं, आला कमान बिजी है, क्योंकि अब गेंद आला कमान के पाले में है, जो एक रेजोल्यूशन चंडीगढ़ से सभी कांग्रेस के नेताओं ने पास कर भेजा था। क्या आपको लगता है कि संगठन न बन पाना या नेताओं में आपसी जो है जिस तरह आरोप लगते हैं कि गुटबाजी है कांग्रेस में, वो एक वजह बन रहा है कि एक फैसला जो है वो सरकार नहीं ले पा रही है? इतना समय क्यों लग रहा है? इसके पीछे की वजह कोई गुटबाजी नहीं है। पार्लियामेंट का चुनाव सबने मिलकर लड़ा, बीजेपी से ज़्यादा वोट ली। कांग्रेस का विधानसभा का चुनाव ठीक है कि सरकार इन्होंने बनाई, वोट परसेंटेज में हम भी इनके बराबर रहे हैं। बाकी जो नेता प्रतिपक्ष की बात है, हाईकमान के फैसले के अंदर जो बात आ जाती है तो फिर हम उस पर अपनी टिप्पणी नहीं करते। कल बात कर रहे थे इनेलो नेता अभय चौटाला से, वो कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है, कांग्रेस वालों की बदौलत ही तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। सारे लोग जानते हैं कौन बी टीम है, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। जी। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से आपको आपके जो इलेक्शन था उसे भी चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में सुभाष सुधा के द्वारा, बीजेपी नेता है, तो क्या मतलब उसमें फर्जी वोट को लेकर आरोप लगाया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना? देखिए, वैसे तो मामला ये कोर्ट के अंदर है, कोर्ट की तरफ से हमें नोटिस मिला, उसका जवाब विद इन पीरियड कोर्ट में दे दिया जाएगा। परंतु जहाँ तक फर्जी वोट की बात है या उनके आरोपों की बात है, ये सारे आफ्टर इलेक्शन है। ड्यूरिंग इलेक्शन कोई कंप्लेंट नहीं है, ना किसी पोलिंग एजेंट की है, ना इनके इलेक्शन एजेंट की है, ना इनकी खुद है। सारे ये बाद में हारने के बाद ये मनगढ़ंत बातें हैं, बाकी कोर्ट जैसा फैसला लेगा। निकाय चुनावों को लेकर क्या तैयारी है सर कांग्रेस की? क्या कोई मीटिंग्स चल रही हैं इंटरनल सिंबल को लेकर, या मतलब किस तरह से लड़ा जाएगा इलेक्शन? अभी तक इसके बारे में कोई मीटिंग तो नहीं हुई है, परंतु अपने स्तर पे जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो वार्डबंदी को लेके लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सरकार से संपर्क कर रहे हैं, तो लगा हुआ इस पर। संगठन क्या नहीं लगता आपको बनना चाहिए ताकि इलेक्शंस में मतलब थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाएगी कांग्रेस अगर संगठन होगा तो? निश्चित रूप से संगठन किसी भी पार्टी की नींव होती है, कार्यकर्ता और संगठन, और कार्यकर्ता को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बात रखने का, आप लोगों के बीच में जाने का। तो संगठन की कमी है और संगठन जल्दी बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने खुद ये माना है कि कांग्रेस को संगठन की जरूरत है। अगर संगठन होगा तो कांग्रेस दोबारा से हरियाणा में रिवाइव कर पाएगी और इलेक्शंस में भी बेहतर परफॉर्म कर पाएगी।